वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको समझा दिया। पर हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कूलम्ब्स लॉ और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर पाए अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी। आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, कूलम्ब लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे। तो देखिए जब भी आप ना वेक्टर फॉर्म में करें या फिर कभी भी न्यूमेरिकल करें, तो फिजिक्स का जो ये पार्ट का जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सोर्स चार्ज कौन सा है और टेस्ट चार्ज कौन सा है, ठीक है। मैं बताऊंगा सोर्स चार्ज किसे कहते हैं और टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ही आप न्यूमेरिकल सही से कर पाएंगे। फिर डिस्टेंस, ये बात को याद रखना है कि डिस्टेंस इज मेजर ऑलवेज फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ठीक है। सपोज देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, सुनिए अच्छे से। सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये एक चार्ज है, ये चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज का नाम मैंने क्यू बोला, ठीक है। अब ये चार्ज की वजह से आपको पता है यहाँ पे फील्ड होगा कि नहीं होगा। आपको लास्ट लेक्चर में आपको पता चला था फील्ड का मतलब क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे। अब मैं एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे छोटा वाला चार्ज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए। तो आपको क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस पॉइंट पे कितना होगा, P पॉइंट पे। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स कौन सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है या ये सोर्स चार्ज है। तो आप देखिए जो चार्ज जिसके वजह से फील्ड है ना, फील्ड जिसके वजह से होती है उसको क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ फील्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप, प्रोड्यूसर ऑफ फील्ड। तो फील्ड तो ये भी प्रोड्यूस कर रही है, पर इसका फील्ड ही हम लोग इसका फील्ड का वजह से यहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और ये जो जनरली सोर्स चार्ज जो होती है वो हेवी होती है। क्या होती है, हेवी। जैसे कि मान लीजिए 10 कूलम का मास थोड़ा ज़्यादा होगा इसका, और इसका जो वैल्यू होता है चार्ज का वो भी ज़्यादा होता है, ताकि जब ये टेस्ट चार्ज आए तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब समझ में आता है, ठेला ठेली होगा, है कि नहीं। ये इसको ठेलेगा वो उसको ठेलेगा, तो क्या होगा, ये नहीं हिलेगा पर ये हिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो सोर्स चार्ज जनरली क्या होता है, हेवी होता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसका वैल्यू भी ज़्यादा। और टेस्ट चार्ज जनरली क्या होता है, 1 यूनिट का होता है। क्या होता है, 1 यूनिट मतलब 1 कूलम का, मतलब, ठीक है, या 1 माइक्रो कूलम, आप जो भी बोले 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर करनी चाहिए, हमेशा यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। सोर्स से लेके कहाँ तक, बोलिए, सोर्स से लेके टेस्ट तक। सपोज इसका नाम मैंने O दे दिया, इसका नाम A दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस में क्या बोलूँगा, O से लेके A तक, ठीक है। ना कि अगर मैं A से O लेके O लिखूँगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब आइए मैं आपको कूलम्ब्स लॉ लिख के देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यह डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सपोज मैं मान लिया यहाँ पे 2 चार्ज है, एक चार्ज का नाम Q1 है, दूसरा चार्ज का नाम क्या है, Q2 है, ठीक है। और ये क्या है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा अभी क्या है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, देखिए मैं अगर अभी Q1 को सोर्स मानता हूँ, ठीक है, Q1 को सोर्स मानता हूँ, तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्यों, ये सोर्स है ना, इसी की वजह से इस पे फोर्स होगा, जो सोर्स है वही फोर्स देता है ना, तो फोर्स ऑन किस पे, इस पे फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। ऐसा अगर मैं लिखूँ कूलम्ब लॉ के हिसाब से तो फोर्स ही निकलता है, आपको पता ही है ऑलरेडी कूलम्ब लॉ क्या के लिए यूज़ किया जाता है, पता ही है, आपने लिखा भी होगा, F = K Q1 Q2/R। R क्या होता है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस। पर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है, अभी हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सुनिए अच्छे से, तो क्या है, फोर्स ऑन क्या, Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, फोर्स ऑन क्या, Q2 ड्यू टू Q1। कैसे होगा, इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन किस पे,
बोलिए फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन Q2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू K। ये Q1 Q2 बाय R ये सेम रहेगा, पर यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना, यहाँ पे याद रखिए डिस्टेंस कौन सा है, सोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब ये सोर्स है, ये क्या है आपका, अभी ये सोर्स है। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर होगा, डिस्टेंस यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाएगा, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, R क्या लिखेंगे, 1 से लेके 2 तक, याद रखिएगा R 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, R 1 से लेके 2 तक ये मैग्नीट्यूड आएगा, समझ में आ गया, ओके। और यहाँ पे कैसे आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा R से लेके 1 2 ये, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्या, कूलम्ब्स लॉ इन क्या, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर अभी सपोज, तो मुझे बताइए ये अगर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मान लीजिए, तो डायरेक्शन किधर होगा, ये इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। ये F क्या होगा 2 1, F2 1 किधर होगा, उधर होगा, उस तरफ ठेल रहा है ना उसको, ये वाला इसको उधर ठेल रहा है कि नहीं, क्योंकि फोर्स इसके वजह से है, ऑब्वियसली ये भी इसको फोर्स दे रहा है, पर हम अभी ये कितना दे रहा है वो हिसाब नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या हिसाब कर रहे हैं, ये इसको कितना दे रहा है, समझ में आ गया ना। अब देखिए हम उल्टा करते हैं, उल्टा बात बोलते हैं, फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन Q1, Q1 पे फोर्स निकालना है, किसके वजह से, ड्यू टू क्या, बोलिए ड्यू टू Q2। तो ये बात यहाँ पे कहानी कैसी हो जाएगी, कहानी उल्टा हो गई। डायग्राम एक और बना लेते हैं इसके सेकंड के लिए, ये Q1 है, ये आपका Q2, ठीक है। अभी कौन सा है देखिए, पढ़िए, फोर्स ऑन किस पे, Q1 पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, किसके वजह से, Q2 के वजह से। तो अभी ये हो गया सोर्स आपका, ये आपका हो गया सोर्स, ये हो गया टेस्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स ऑन किस पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ये विल बी इक्वल टू K Q1 Q2, ये Q2 Q1 लिखिए, Q1 Q2 लिखिए, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे अभी आप, सोर्स से लेके यहाँ तक आपको मेजर करना है, ठीक है, इधर आएगा डायरेक्शन, तो ये क्या होगा R21, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, R21 का यहाँ पे सॉरी है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, R21 के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया आपको। अच्छा अब बोलिए इधर इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो है अभी इसको इधर ठेल रहा है ना, तो किधर होगा, इस तरफ दिखाना पड़ेगा हम लोग को, फोर्स कौन सा 1 2 इस तरफ है, 1 2 गलत है, हाँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट जाएंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बार लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बोलिए ड्यू टू ए चार्ज, क्योंकि एक चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होता है, चार्ज की वजह से, चार्ज के आजू बाजू जो रीजन होता है उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज मान लिए Q ना, एट पॉइंट P इस, पता ही है आपको, ये आपका चार्ज हो गया Q चार्ज, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन से, ठीक है, मैं बस 4 ही बना रहा हूँ, बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सबको पता है, E विल बी इक्वल टू K होगा, Q होगा, और क्या होगा, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, R मान लीजिए, क्या माने हमने R, ठीक है। पर R कैसा होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, R हमेशा याद रखना है, बोलिए कहाँ से, सोर्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, सोर्स से स्टार्ट होकर किधर होगा, यहाँ तक, मतलब R का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, याद है, ठीक है, सोर्स से लेकर टेस्ट तक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्क्वायर, ये R कैप का मतलब इधर, हाँ याद रखिए, इस तरफ है, सोर्स से लेके टेस्ट तक। क्लियर हो गया, सही है तब तक। तो यही बात था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और ये फॉर्म में लिखने का, ये बात था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, क्वेश्चन पे जाते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन पे अगर जाना है तो एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको वेक्टर एडिशन पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? वेक्टर एडिशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, सोच लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अच्छा वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप है, मान लीजिए यहाँ पे एक आप है, ठीक है। कोई रस्सी से आपको इस तरफ खींच रहा है, किधर? उस तरफ, और कोई रस्सी से आपको इस तरफ खींच रहा है। आप किधर जाएंगे अभी? इधर मान लीजिए F1 को इधर खींच रहा है और F2 को इधर खींच रहा है, आप किधर जाएंगे अभी? करके देखिएगा खुद से, कुछ भी चीज़ को ऐसा बांध के से खींच के देखिएगा, आप देखेंगे कि आप किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ। किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। ये दो फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा था, पर ये गया किधर? इधर। समझ में आ गया? समझा होगा ना आपने? तो ये हो गया थीटा, और ये भी एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये θ1 बना रहा है और ये θ2 बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? जो वेक्टर F होगा विल बी इक्वल टू क्या? F1 प्लस F2। क्या होगा? F1 प्लस F2, ठीक है। पर हाँ, जब F1 का कौन सा कंपोनेंट अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा F1 इधर काम नहीं कर रहा है। ये F1 इधर इस तरफ है ना, और F2 इस तरफ है। तो आप जब ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको? कि बोलिए क्या करना पड़ेगा? आप बताइए। आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपका इधर क्या है? एक्स एक्सिस का तरफ आपको पता है ना, ये F1x इधर होगा और F1y इधर होगा। तो आपका जो y कंपोनेंट है वो इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आपको ऐड करना पड़ेगा F1y प्लस F2y, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ को ऐड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। किसको किसको समझ में आया होगा पता नहीं। देखिए आप किए होंगे ना ये क्वेश्चन, ऐसे किए होंगे ना। एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, इधर थीटा ड्राइंग है। तो आपने सीखा होगा ना क्लास 11 में Ax इक्वल टू क्या होता है? Ax इक्वल टू होता है, जो ये A है ये A का मैग्नीट्यूड आएगा। ऑब्वियसली Ax का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक Ax कितना होता है, ठीक है। तो ये A का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर क्या आएगा? कोस थीटा Ax, ठीक है। और Ay क्या आएगा? y मतलब इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? Ay, ठीक है। तो Ay कितना आएगा? बोलिए A फिर साइन थीटा। ये आपने सीखा होगा, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं हो तो हमको बोलिएगा, तो मैं इसके ऊपर ही अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? एक बात याद रखिए बस कि ये थीटा अगर एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है तो Ax कोस होगा, ठीक है। Ax में कोस आएगा, बाकी दोनों तो सेम ही है। अगर सपोज ये थीटा यहाँ पे होता, सपोज, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये थीटा अगर यहाँ पे होता तो क्या होता? ये तो अभी ये जो थीटा है ये वेक्टर और y के एक्सिस के साथ में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे कोस आता, y कंपोनेंट में कोस आता, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता? साइन आता। यहाँ पे क्या आता? साइन आता है, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी ठीक कर देता हूँ इसको। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या था? कोस था, और यहाँ पे क्या था? साइन था। अच्छा मैं एक और डायग्राम बना ही देता हूँ ताकि आप दोनों कॉपी कर लीजिए फटाक से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पता है, ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है, तो हम एक भी न्यूमेरिकल इसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो इसका ऊपर थीटा है, तो ये जो ए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? अभी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ay होगा, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? ax। तो ax क्या होगा? दिख रहा होगा आपको लिखने में, ax इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a आएगा। अभी देखिए थीटा तो x का साथ नहीं है ना, तो यहाँ में साइन आएगा। कैसे आता है मैं नहीं बताने वाला हूँ अभी। अगर आपको पता है, मैं सोच के चल रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो बताइएगा, तो बताऊँगा, ठीक है। ये है कोस, तो लंबा हो जाएगा, इसको बताएंगे तो बेकार का लंबा है। बस इतना याद रख पाएंगे आप लोग। अगर थीटा y के साथ लगा हुआ है तो
ए के साथ क्या ए वाई क्या होगा, ए कोस थीटा, अगर ये थीटा अगर एक्स के साथ लगा हुआ है तो ए एक्स कोस थीटा, ठीक है। इस अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो उसीलिए मैंने क्या बोला था, देखिए आप अभी यहाँ में कंपेयर कीजिए, ये डायग्राम इसके साथ मैच हो रहा है, देखिए इधर एक्स एक्सिस से इधर वाई एक्सिस से, और ये एफ के जगह में क्या है अभी, एफ सॉरी ए के जगह में क्या है, एफ है। थीटा इसके साथ है ना, तो इसका जो इधर का भाग होगा वो किधर होगा, इधर का भाग, मतलब ये F1 तो इस तरफ भी काम कर रहा है और इस तरफ भी काम कर रहा है, तो इस तरफ कितना काम कर रहा है, ए कितना, इधर इस तरफ को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं ना, तो कितना होगा ए कोस थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है F1 कोस थीटा। तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लगाया, तो लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे लगा सकते हैं, और ये वेक्टर को अगर हटा देना तो ये मैग्नीट्यूड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इधर सेम बात, इसके लिए क्या हुआ, ये भी ये जो थीटा है किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, क्या आएगा, कोस आएगा, क्या आएगा, कोस। तो F2 कोस थीटा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको फटाक से। अच्छा, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देखिए फटाक से, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब पता है आपको, इसका नाम ए दिया गया है, इसको बी बोला गया है और इसको सी बोला गया है। यहाँ पे क्यू 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 चार्ज रखा गया है, ठीक है, मतलब कि 3 चार्ज है। Q1 बोला गया, Q1 भी किसके समान है, Q के समान, ठीक है, और Q2 भी Q के समान है, और Q3 दिख रहा होगा आप लोग को, तो अच्छी बात है, ये Q3 भी Q के समान है, ठीक है। 3 चार्ज दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब पता है ना आपको, कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्राइंग करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्राइंग करेगा और जो पॉइंट में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, ठीक है, ओके। ये हम लोग का ये हो गया सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर तक बनाते हैं, ये सब 90-90 होती है, ठीक है। ये जो ये 90 डिग्री होगी, ये भी कितनी होगी 90 डिग्री, और ये भी कितनी होगी 90 डिग्री। तो जो भी सेंट्रोइड का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक हम सॉरी इस वर्टेक्स से ये लाइन में अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाएं, और फिर ये वर्टेक्स से ये लाइन पे और ये वर्टेक्स से ये लाइन पे, तो जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये जो एंगल कितना होगा, 60 होगा, कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी कितना होगा, इसका भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 60। समझ में आ गया, सब 60-60 होंगे। मतलब ये कितना है, ये है 30, ये कितना 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 है 30। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। ये 90 है, ठीक है, और ये भी 90 है। दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा से नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये 90 है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत गंदा लगेगा, हो जाएगा इतना। तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है 3 पॉइंट्स, एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड भी सबका सेम है, साइड का दिया हुआ है, और साइड एल बोला गया है। क्या बोला है, साइड एल, एल, ये भी एल, ये भी एल, सबका लेंथ दे दिया गया है एल एल एल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
यहाँ में Q1 है, यहाँ में Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ में Q3 चार्ज रखा हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, चार्ज का नाम क्या दिया गया है, कैपिटल Q। क्या बोला है, कैपिटल Q। और बोला गया है विथ सेम चार्ज सेम साइन। सेम साइन मतलब हम इसको प्लस मानते हैं, ठीक है, प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्या होगा, ये भी प्लस, सब प्लस होंगे, सबको प्लस मान रहे हैं, ठीक है, सबका सेम साइन है, प्लस प्लस। तो बोला गया है कि इस Q पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना होगा उसको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करना है हम लोग को। कैसे करेंगे बोलिए, सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग तो इससे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है, ठीक है, इसको करेंगे तो बहुत सारा इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और बहुत आप न्यूमेरिकल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है, इसको O मान लेते हैं, ये पॉइंट को। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये Q1 के वजह से कितना है उसको निकालेंगे फोर्स, ठीक है। फिर Q2 के वजह से यहाँ पे फोर्स कितना हो रहा है वो निकालेंगे, फिर Q3 के वजह से कितना हो रहा है वो निकालेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। तो वही तो है हम लोग का ना, क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए, उसी को बोलते हैं टोटल फोर्स ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, चलिए लिखिए, फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन Q ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू Q1। ये Q1 के वजह से Q पे कितना फोर्स है वो निकालेंगे। तो आपको पता ही है F, ठीक है, F इसका नाम हम ये 1 के लिए हो रहा है ना, Q1 के लिए तो इसके 1 मान रहे हैं। F1 विल बी इक्वल टू व्हाट, K होगा, K Q होगा, आपको पता है K Q1 होगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है बोलिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस A और O। तो क्या लिखेंगे, सोर्स कौन सा है, ऊपर वाला है ना, तो AO लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, AO। और ये देखिए, मैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हूँ। अब इसको अगर वेक्टर लगाना हो, अच्छा स्क्वायर तो रहेगा ना, वेक्टर लगाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा बोलिए, ये किधर जाएगा, ये जो है चार्ज इसको ठेलेगा या नहीं ठेलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, ये वाला चार्ज इसको नीचे तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि जो क्या बोलेंगे कि जो ये चार्ज ये भी तो प्लस है, ये भी तो ऊपर तरफ ठेल रहा है, हाँ ठेल रहा है, पता है हमको, लेकिन हम लोग को वो नहीं देखना है, हम लोग को थोड़ी ना निकालना है कि ये कैपिटल Q1 पे कितना फोर्स दे रहा है, वो नहीं निकालना है। हम लोग को निकालना है कि ये ये कैपिटल Q पे कितना फोर्स दे रहा है, और ये Q2 कितना दे रहा है, Q3 कितना दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर ये वाला तो इसको डाउनवर्ड ही पुश कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ बोलिए, तो एलोंग OA का तरफ हुआ है या AO का तरफ हुआ है, बताइए किसका तरफ हुआ है, इस तरफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, AO कैप, ठीक है, AO कैप मतलब इस तरफ हुआ है, ठीक है, A से लेके O का तरफ। क्लियर हो गया, ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोग का। फिर क्या निकालेंगे हम लोग बोलिए, फिर क्या कैसे करना है हम लोग को, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है टोटल फोर्स। क्या निकालना है, टोटल फोर्स ऑन Q इक्वल टू व्हाट। हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल फोर्स निकालने के लिए सब छोटा छोटा फोर्स निकाल लेंगे। पहले ये कितना करता है, फिर ये और फिर ये सॉरी ये और ये, फिर तीनों को प्लस कर देंगे, वही कर रहे हैं हम लोग। तो एक निकाल लिए, एक और निकालते हैं, फोर्स ऑन क्या बोलिए, फोर्स ऑन Q किसके वजह से, ड्यू टू बोलिए, ड्यू टू Q2 के वजह से। तो इधर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है, F2 इक्वल टू K। अच्छा अब बोलिए क्या आएगा, Q2 बाय ये दोनों का बीच का डिस्टेंस को तो हम लोग अभी R स्क्वायर जो था, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस ही है, दोनों का बीच का डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, B से लेके O लिखेंगे ना, क्योंकि फोर्स ये दे रहा है इसको, तो B से लेके O तक, ठीक है। और यूनिट वेक्टर भी किधर होगा, B से लेके, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको उधर ठेल रहा है कि नहीं ठेल रहा है, इस तरफ ठेल रहा है, याद रखिए, किधर, इधर। अच्छा इसको मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा। ये फोर्स एक इधर आ रहा है, इसका नाम क्या था, F1, और ये जो इधर ठेल रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरफ पुश कर रहा है आउटवर्ड, उसको हम लोग F2 बोलेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2, सही है, ओके। फिर क्या होगा बोलिए, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 निकालेंगे, ठीक है।
Q3 निकालेंगे, Q3 के लिए भी क्या होगा, सेम बात है कि Q3 इसको दे रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा हिसाब यहाँ तक ना, C से लेके O तक डिस्टेंस हिसाब करेंगे, C से लेके O तक। अच्छा स्क्वायर छूट गया, आप लोग बोले भी नहीं हमको, C स्क्वायर छूट गया तो C से लेके O यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग का तीनों फोर्स निकल गया, तो इसका डायरेक्शन अभी किधर होगा बोलिए। ये Q ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको ये इसका जो डायरेक्शन होगा रिपल्सन होगा। रिपल्सन हमसे क्या होगा, ये Q इधर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा ना, तो ये जो इसको ऊपर तरफ ठेल दिया कि नहीं ठेल दिया, तो इसका फोर्स किधर होगा, इस तरफ। इसका नाम क्या होगा, F3। समझ में आ गया, ओके। तो ये बात हो गई हम लोग का, तीनों फोर्स लिख लिया आप लोगों ने, ओके। अच्छा तो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। अभी तो कहाँ लिखे, अगर मैं नीचे लिखता हूँ, नीचे दिखाई देगा ना आपको, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन क्या, टोटल फोर्स ऑन Q। लिखिए किसे होगा, F वेक्टर लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं, सब अलग अलग हो रहा है ना, तो वेक्टर लगाना ही होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, हो गया। ये तीनों को प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे बोलिए। इन तीनों को अगर प्लस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए क्या करेंगे आप। पहले किसी दो को कर लेते हैं, पहले ये दो को कर लेते हैं प्लस, ठीक है, तब जाके इससे प्लस कर देंगे। पता ही ना आपको, छोटा में देते थे 2 + 3 + 6 कैसे करते थे, पहले ये दो को कर लेते थे फिर इसके साथ करते थे, तो वही बात है, पहले ये दो को कर लेते हैं। अच्छा F2 और F3 ना करके, मर्जी है किसी को भी कर सकते हैं, इसको ना करके हम लोग इसको करते हैं, सुविधा होगा, बता रहा हूँ क्यों। 2 और 3 को देखिए, 2 इधर है और 3 इधर है। आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, सपोज ये आप है, एक इंसान इधर खींच रहा है, एक इंसान इधर खींच रहा है, तो किधर जाएंगे आप, ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, ओके। तो वही बात है यहाँ पे भी, ये वाला कहाँ जाएगा अभी, ये दोनों का फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका नाम क्या मान लें हम, इसका नाम F23 मान लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 को मिला के हो रहा है ना, F23 मान लेते हैं। समझ में आ गया। अगर ये दोनों फोर्स को प्लस करते हैं, 2 और 3 को प्लस करते हैं, तो क्या होता है देखिए, 2 और 3 को अगर प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, F23 मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, क्या मिल रहा है हम लोग को, F23 मिल रहा है। तो F23 कैसे निकालेंगे, F23 कैसे निकलेगा अभी बोलिए, बोलिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग को ये एंगल जानना पड़ेगा, ये एंगल कितना है, फिर ये एंगल कितना है ना, तो इसका भी x कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट, दोनों को लेके प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, F23 निकलेगा। ये दोनों को प्लस करना कैसा है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, तब जाके ये प्लस हो पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इधर कोई इंसान आपको ना, मान लीजिए 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये आप है, ठीक है, और एक और इंसान यही एग्जैक्ट सेम इधर खींच रहा है, ये 20 न्यूटन से खींच रहा है, तो आपको टोटल कितना न्यूटन से खींच रहा है, 10 और 20, आपको दोनों मिलकर फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना, 30 न्यूटन फील होगा आपको, ठीक है। अगर यही कोई इंसान इधर से ना खींच के आपको इस तरफ खींचे, इधर आपको 5 न्यूटन से खींच रहा है कोई मान लीजिए, तो आपको फील कितना होगा, फील कितना होगा बोलिए। ये 20 इधर खींच रहा था, कोई इधर आपको खींच के रखे, तो आप कितना फील करेंगे, 15 न्यूटन फील करेंगे। माइनस कर देना पड़ेगा, दोनों को डायरेक्शन अलग अलग है ना। लेकिन यही अगर फोर्स कोई एक इधर खींचे और कोई एक फोर्स इधर खींचे, ठीक है, तो रिजल्टेंट लेकिन इधर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये रिजल्टेंट निकलता कैसे है, पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो कैसे इसको कैसे निकालते हैं सीख लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिल के कैसे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर सीख पाए इसको तो काम ही खत्म। तो ये दोनों को अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं F1, रहने दीजिए, इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, F, ठीक है, बोलिए क्या लिखे, F2, ये किस तरफ, इसका किस तरफ कर लेंगे हम, बोलिए F2, ठीक है, F2 ये ऊपर का तरफ हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या है, y डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर क्या है, x है। तो ये क्या होगा, F2y हो जाएगा ना, F2y, ठीक है, प्लस
ये क्या होगा F3y। तो वेक्टर हमने हटा दिया, तो ये दोनों मिल के किधर जा रहे हैं, F2, ये दोनों मिल के क्या हो रहे हैं बोलिए। आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, वही मुझे डाउट हो रहा है अब। ये क्या होगा, ये दोनों को मिला के हमको पता चल गया कि ये किधर जा रहा है F23 की तरफ ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसका मीनिंग है कि इसका भी हमको y का तरफ लेना है, इसका भी y का तरफ लेना है, दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, प्लस कर लिया। तो ये दोनों मिल के किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऊपर का नाम क्या था, इसका नाम O था और इसका नाम A था। तो ये किधर जा रहे हैं, OA की तरफ, O से लेके A की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको, O से लेके A की तरफ। ठीक है, तो अभी हमको ये इसका और इसका वैल्यू को लिखना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पता है आपको, कैसे लिखते हैं, नीचे दिखाई देगा आप लोग को, एक लाइन लिख देते हैं यहीं पे, F1 प्लस, कैसे लिखेंगे बोलिए, F2 को कैसे लिखते हैं हम लोग, F2y को कैसे लिखते हैं याद है, F2 कोस थीटा, क्या लिखते हैं, कोस थीटा 1 लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको अच्छा, इसका कितना डिग्री होगा ये निकालेंगे हम लोग, कितना होगा θ1, इसको लिखते हैं θ2। ठीक है, अच्छा इसको θ1 क्यों लिख रहे हैं, ये θ2 है ना, तो 2 लिखते हैं, इसको 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कोस θ2, ये 2 है ना, इसलिए इसको भी 2 लिख दिया मैंने, प्लस F3 कोस θ3 हो गया। और ये दोनों मिलके किधर काम कर रहे हैं, A के पी तरफ। याद करिए भाई, भूल मत जाइए बार बार, ये वाला बात देखिए, अगर ये हम लोग का F2 है और ये θ2 है, तो इधर होगा Fy ना, Fy इधर होगा, Fy कितना आएगा, Fy नहीं F2y कितना आएगा, F2y कितना आएगा, ये अगर वेक्टर था तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगता था, याद है, फिर कोस आता था, फॉर कोस, ये मैंने बताया था ना, ये जो वेक्टर और जिस एक्सिस के साथ होगा, तो अगर ये एक्सिस के साथ है, y के साथ है, तो ये y में कोस आएगा, कोस 2, और वेक्टर हटा देंगे तो ये गायब हो जाता है। पता है आपको इतना, तो बहुत बढ़िया। अगर सेटिस्फाई नहीं लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ में लगा सकते हैं, पर क्यों झमेला क्यों करें, लंबा चौड़ा करने मन नहीं है हमको भी। तो हो गया ये हो गया इतना। अब इसका वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू, अच्छा लगा देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, हमको लगा ही देते हैं, जाइए। तो ये F2 फैक्टर का वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और F3 फैक्टर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वैल्यू को पुट करना है बस। कितना होगा इसका वैल्यू, अगर पुट करेंगे F2 का वैल्यू, ये है, क्या है, Q2 बाय BO स्क्वायर, क्या है, BO स्क्वायर। अब देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, नहीं लिखते हैं। फिर क्या आएगा, cos 2, समझ में आ रहा नहीं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इक्वल टू 1, तो 1 को क्यों लिखना, तो क्या ये cos θ2। अच्छा कोस थीटा कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, बता रहा हूँ कैसे 60 डिग्री आ गया। ठीक है, बता रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड रुकिए, बता रहा हूँ। अभी इसको लिखें, इसको भी लिख लीजिए, ये क्या होगा, Q2 डिवाइड बाय क्या है, CO स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये सेम बात हो गया, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1, ये ख़त्म हो गई। और किधर जा रही है, OA की तरफ, किधर, ये दोनों मिलके किधर है, इसका और इसका दोनों को मिला के ये बन रहा है, और ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। सही है। अच्छा 60 डिग्री कैसे हुआ बता रहा हूँ, देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटाता हूँ। ईजी है पर बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है ना, फिर भी उपाय नहीं है। अभी देखिए ये 30 और ये 30, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी बताइए, ये एंगल 30 प्लस 30, इसका पता नहीं ना, मान लीजिए इसका मैंने θ1 मान लिया, इक्वल टू कितना होता है 180, पता है ना, 3 एंगल प्लस करेंगे तो 180 निकलता है। ठीक है, 3 एंगल प्लस करेंगे तो क्या निकलता है 180, तो θ1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 60, 30 60 हो गया, इक्वल टू 120। ये कितना हुआ 120। तो अगर ये 120 है तो ये टोटल भी कितना होगा 120। ठीक है,
और फिर ये तो मिडिल में है, तो ये 60 और ये 60 नहीं हुआ। समझ में आ गया, यही बात है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ रह गया लिखने के लिए, क्या रह गया बोलिए, कोस 60, उसके बाद में आएगा OA कैप। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हुआ, ये वेक्टर 1 यहाँ पे प्लस है, और ये क्या है, ये है Q2, अच्छा OB स्क्वायर हो गया, ये कोस कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। कोस 60 कितना होता है 1/2 प्लस KQ 2/OC स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 1/2। एक बात बताइए हमको, OB का मतलब कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम नहीं होती है, सेम होती है कि नहीं होती है, ऑब्वियसली, और ये भी सेम होती है। सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला ही है ना, वो तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो क्या होगा, OB जो OA है, OA इक्वल टू OB है, OB इक्वल टू OC है, ठीक है, पता ही है आपको इतना तो। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ में ये भूलना नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, ये F1 हो गया प्लस हो गया, इसका कितना हो गया, तो इसका हम लिख सकते हैं ना ऐसे Q2 डिवाइड बाय 2, क्या लिख दें, OA लिख दें, क्योंकि सब इक्वल ही है। तो यहाँ में क्या होगा OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर Q2, अच्छा पहले ही बोल दिया है ना Q2 इक्वल टू Q होता है, तो इसको भी हम Q लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं Q2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ में 3 आएगा, सॉरी यहाँ में 3 होगा, तो Q3 भी इक्वल टू Q ही है, तो Q लगाइए, यहाँ में भी 2 आ गया, OC की जगह में क्या लगा देंगे, OC की जगह में OA लगा देते हैं। क्यों OA लगा रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए, हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, जो लोग एक्सपर्ट है एक बार में ऐड कर सकते हैं, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है या स्क्वायर है वो लोग क्या होगा 2A, ये LCM होगा दोनों का, ऊपर भी क्या होगा Q प्लस KQ, दोनों सेम है ना, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर क्या हुआ, ये हम लोग का F1 हुआ, फिर प्लस हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए क्या निकला हम लोग का आंसर, KQ बाय OA स्क्वायर, और यहाँ में क्या आया OA कैप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ इसका वैल्यू याद कीजिए, इसका वैल्यू क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था Q1 बाय OA स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था OA नहीं था, ये A से लेके O आ रहा था ना, देखिए इसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे का तरफ था, तो क्या होगा A से लेके O तक, ये भी शायद AO लिखा हुआ था, AO स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये था आपका A से लेके O कैप, ठीक है। फिर प्लस आ गया ये KQ बाय OA स्क्वायर, और ये OA कैप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में ये Q का वैल्यू क्या था, Q1 का वैल्यू Q ही था, Q डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको OA लिखते हैं। अच्छा, इसको तो हम, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो हम AO लिखो या OA लिखो बात एक ही है, पर ये वेक्टर है, वेक्टर को जब हम उल्टा करेंगे OA लिखेंगे तो आपको पता है ना क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाती है, याद रखने वाला बात है ये जो वेक्टर है ये हमेशा क्या होगा, AO अगर लिखता हूँ मैं तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आने वाला है। क्यों आ रहा है बोलिए, एक जो OA है, O से लेके A ऊपर तरफ है और A से लेके O नीचे तरफ है, डायरेक्शन अलग है ना, तो वो माइनस बता देता है कि डायरेक्शन अलग है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो आप अभी नोटिस कीजिए ये सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली ये और ये क्या एग्जैक्टली सेम है, पर माइनस और प्लस है तो दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो आंसर क्या आया 0, जो फोर्स था क्या आएगा आंसर 0 न्यूटन, ठीक है। तो क्या समझे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें बहुत कुछ सीखने वाला बात था। क्या क्या बात सीखने वाला था कि अगर सेंट्रोइड है तो ये जो लेंथ है लॉन्गर लेंथ है, ये लॉन्गर लेंथ तीनों का क्या होगा सेम होगा, एक बात ये सीखने वाली थी, ठीक है। एक और बात सीखने वाली थी जो कि मैंने नहीं बताया,
और ज़रूरत नहीं पड़ा इसलिए मैंने नहीं बताया। तो वो क्या थी बताइए? वो ये थी कि जो ये होती है ना, जो तो आपका ये लेंथ होता है, जो क्या बोलेंगे, OA है, OA या AO मान लीजिए, जो भी AO है, ये एक्चुअली 2/3 है। 2/3 किसका? अगर ये पॉइंट D है ना, ये टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई मान लीजिए AD है। कितना है? AD है। टोटल लंबाई कितना है? AD है। तो AD का कितना है? 2/3, 2 × 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये छोटा वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, OD जो है, छोटा वाला पार्ट है, ये 1/3 होती है। 1/3 किसकी? AD की। मतलब बात ऐसा है कि अगर ये मान लीजिए ये क्या है आपका सेंट्रोइड से बनाया हुआ लाइन है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, बोलिए क्या बोलते हैं, भूल गए आप लोग भी, ठीक है। अगर ये लाइन को मैं 3 भाग में भाग करूँ, कितना भाग में? 3 भाग में, 3 इक्वल पार्ट्स में भाग करूँ, 1 2 3, तो 2 पार्ट ऊपर चले जाते हैं, 1 पार्ट नीचे रह जाता है, ठीक है। उसी तरह इसको भी भाग करो 1 2 3, तो 2 पार्ट इधर होंगे और 1 पार्ट इधर होंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है? 2/3। ये लंबा वाला है क्या है? 2/3, और छोटा वाला क्या है? 1/3। बात याद रहेगा? ओके। फिर आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने इसमें ये भी सीखा कि ये जो वेक्टर से कैसे लेना है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों का कैसा होगा प्लस करने के लिए? इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। तो इसका F2 टोटली इधर, F2 तो इधर है ना, अगर F2 को अगर इधर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट लेने आपने सीखा कि F2x लेंगे तो क्या होगा, F2y लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। वो दोनों आपने सीखा, ठीक है, वो भी सीखा। फिर वेक्टर, 3 वेक्टर थे, 1 2 3, तीनों को कैसे प्लस करना है? पहले 2 को करना है, फिर उसको करना है। अगर कोई बोलेगा सर हमको ये 1 और 2 को प्लस करना है ना, सपोज, तो यहाँ पे भी बात कंडीशन एक ही आएगी, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इसको भी इधर लेके आता हूँ, रिजल्टेंट एक इधर आ जाएगा, तो ये एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो दोनों अपोजिट होगा कि नहीं होगा? फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आई होप क्लियर हो गए। तो ये था हम लोग का क्या, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने प्रॉब्लम नहीं किया, वो करूँगा जब डायपोल पढ़ाऊँगा तो करूँगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि आप लोग दूसरा, देखिए नीट में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, इससे बहुत सिंपल आता है। पर हाँ, इसमें का थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट, जैसे कि इसमें 3 था ना, यहाँ में 3 पॉइंट दिए हुए थे, सपोज 3 पॉइंट था, एक यहाँ पे भी चार्ज था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, नीट में क्या बोलेगा? बस एक दे देगा, ठीक है, बोल देगा यहाँ पे एक Q चार्ज है और सेंट्रोइड पे एक चार्ज है, तो फोर्स कितना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ कैसे निकालना है आपको, ठीक है, तो वो हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? अच्छा कर देते हैं क्या एक? ओके करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाएं वो इसको। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में यही क्वेश्चन को अलग अलग स्टाइल से पूछेंगे, पर इतना हार्ड, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना, इतना नहीं पूछते हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे। कैसे शॉर्ट कर देंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसा पूछेंगे, ठीक है। आप चिंता मत करिए, ये लेसन खत्म होते ही जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था ना इस लेसन रिलेटेड, मैं वो सारे करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, लिखिए इफ़ ए चार्ज, सपोज दिया हुआ है इफ़ ए चार्ज Q is placed at the centroid of a क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ L, ठीक है। देन find the force on Q kept at the centroid. Oh wait, if a charge Q is placed, ये अच्छा इसको कैपिटल Q कर लीजिए, ठीक है, ताकि पहले का क्वेश्चन जैसा सेम हो जाए। If a charge Q is placed at the centroid of an equilateral triangle, then find the force on the charge capital Q due to a charge Q kept at the vertex
एट द वर्टिस, एट वन ऑफ द वर्टिस लिखिए, ज़्यादा अच्छा जाएगा, वन ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इफ ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ L, then find the force on the charge on Q due to a charge Q kept नहीं होगा, kept on kept on one of the vertices of the triangle। तो ऐसा है कि ये क्या है आपका, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका लेंथ है L, इसका भी लेंथ है L, इसका भी लेंथ है L, ये भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब बोला गया है यहाँ पे सेंट्रोइड बनाइए। सेंट्रोइड कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ से आगे से हम लोग ऊपर से परपेंडिकुलर ड्राइंग करेंगे, जो जगह में मीट होगा वो क्या हो गया हम लोग का सेंट्रोइड, ओ हो गया। और बोला गया है कोई भी यहाँ पे कोई भी एक वर्टिस ले लेते हैं, वहाँ पे Q केप्ट ऑन वन ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल बोला गया। तो यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ, और यहाँ पे सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, सही है। इसका नाम मैं A बोलता हूँ, इसका B, इसका C, इसका D और इसका O ऑलरेडी, ठीक है। हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और लिख लीजिए फटाक से। हो गया क्वेश्चन। तो फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है किस पे, Q पे, किसके वजह से, इसके पे। तो एकदम सिंपल है, क्या लिखेंगे हम लोग, डरना ही नहीं है, कूलम्स लॉ फटाफट लगाना है। फोर्स जब लगाना हो, फोर्स निकालना हो तो कूलम्स लॉ लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन क्या, कैपिटल Q ड्यू टू क्या, बोलिए, ड्यू टू स्मॉल q, कैसे होगा, F वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, K होगा, Q होगा, R क्या है, R का मतलब होता है दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस। चार्ज यहाँ पे एक है और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, A से लेके O तक या O से लेके A तक, पता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही है। तो किधर होगा, कौन किसको फोर्स दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, पता है ना। फोर्स ड्यू टू इसका बोला गया है Q, तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसका नाम मैं मान ले रहा हूँ, क्या मानूँ, F मान लेता हूँ, कुछ नहीं, अभी तो एक ही फोर्स है ना। यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, तो फोर्स होगा, चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कौन देने वाला है, लोगों को कोई नहीं देने वाला, बस एक बेचारा अकेला चार्ज है, तो वो इधर ठेल रहा है उसको, ठीक है। तो उड़ के भाग जाएगा वो चार्ज। ये हल्का पुल्का होगा तो क्या होगा, ठेलेगा तो इधर आ जाएगा ना नीचे की तरफ, देखते हैं, अभी नहीं आ रहा है लेकिन अभी ठेल रहा है बस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, OA या AO, ऊपर से नीचे तक आ रहा है ना, तो AO लिखते हैं। और इधर वेक्टर कैसे होगा, यूनिट वेक्टर AO कैप, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी। ये हो गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला, बन गया, ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया। पर हमको ना ये AO को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ में L दिया हुआ है ना, L। तो हमको ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में Q, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, Q दिया हुआ था, ये Q दिया हुआ था, पर ये OA नहीं दिया था ना, ये तो हम लोग खुद, मतलब पॉइंट का नाम खुद दिया था हमने, क्वेश्चन में L दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी L को निकालेंगे। जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें ये निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे चार्ज था, तो ये इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल हो गया, काम खत्म हो गया था। पर यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, यही चैलेंज है, ठीक है, यही चैलेंज है, इसको निकालना है। मिटाता हूँ, इसको निकालने सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है, ये नीट में इतना लिखने का जरूरत नहीं होता, फटाफट हो जाता है। हम ये एक एक लाइन लिखते हैं, वहाँ में लिखने का थोड़ी ना जरूरत है, डायरेक्ट आप लिख सकते थे। फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिख लीजिए, काम ही खत्म, ठीक है। एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सोर्स कौन है, तो पता ही है Q सोर्स है, तो Q के वजह से होगा, तो Q से लेके यहाँ तक ही देखना है। और ये Q, ये तो दोनों चार्ज आ गए यहाँ पे ना, तो बचा क्या, सिंस क्या है, O क्या है, सेंट्रोइड है ना। सो याद रखिए, सेंट्रोइड है तो क्या होगा जी, ये जो मेरा भाई AO है, AO विल बी क्या,
2/3 ऑफ AD, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब AD निकालना है। अगर हम AD निकाल पाते हैं तो मेरा AO मिल जाता है, ठीक है। इसको निकालने की ज़रूरत है, ये बताइए तो, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, ये AO जो है इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ ये बता रहा है। इसको लिखो या ना लिखो अभी कोई मतलब ही नहीं है, पर हाँ 2-3 फोर्स होंगे तो लिखने का मतलब बनता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, ओके। तो अभी हम लोग को AD निकालना है। AD कैसे निकालेंगे, देखिए इधर ये है AD लंबा सा, तो ये एक 90 डिग्री एक यहाँ पे बन गया। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अच्छा, ये थोड़ा डायग्राम इधर से उधर हो चुका है, लेकिन भी कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, ये ज़्यादा लंबा हो गया। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो है ही नहीं। अच्छा, ये सब बना देते हैं अभी खुश ना आप लोग, बोलिए खुश हो गए होंगे। तो ये AD है, तो आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल बन गया ना, देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो गया, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जब भी हमको ना कोई ट्रायंगल का साइड निकालना होता है तो हम दो ही चीज़ यूज़ करते हैं, दो फार्मूला है बस। एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक दूसरा है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के बोल सकते हैं। ये 60 डिग्री है तो क्या लेंगे, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तब उस वैसे भी करके कर सकते हैं, पर वैसे नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। क्या होगा, फिर भी दोनों से करके दे देंगे मैं आपको, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलिए, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये AD कितना है आपको नहीं पता, AB कितना है, AB तो L के समान है, देख लीजिए आप डायग्राम में, AB L के समान है। AD तो हमको भाई निकालना ही है ना, AD को तो निकालना ही है ना, तभी तो हमको AO मिलेगा। AD मिला, OA मिलेगा, OA मिला, यहाँ पे डाल देंगे, काम ही ख़त्म, ठीक, ओके। तो अब AD निकालना है तो ये DB को पता होना पड़ेगा। DB कितना होगा, ये मिडिल पॉइंट में होता है हमेशा, तो ये कितना होगा L/आधा, L/2, और ये भी कितना होगा L/2, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे तो L हो जाएगा टोटल। तो ये हो गया L/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा लेता हूँ आप लोग को, अच्छा लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं तो भूल जाऊँगा ना, नहीं तो फिर मेरे पास कहाँ से आएगा। F इक्वल टू Q/AO स्क्वायर AO कैप, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, अब हो जाएगा। देखिए अब आराम से क्या करेंगे हम लोग, मैथ में थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। ये इधर आ जाएगा ना, तो क्या होगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका 2 ले लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। भाई 1-2 स्टेप जाम मार रहा हूँ, ख़राब मत पाइएगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास इतना भी। इसको LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा, LCM लेंगे 4 होगा, तो ये 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। बहुत लोगों को LCM लेना नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए बता दूंगा, या फिर सीख लीजिएगा खुद ही। 3L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये निकला ना। तो हमको AD चाहिए भाई, AD निकालो। AD क्या होगा, AD निकालना है तो रूट ओवर आएगा, रूट ओवर 3L स्क्वायर बाय 4, तो ये 3 आ गया, L बाहर निकल गया, याद रखिए L बाहर आ गया, और 4 क्या होगा 2 बन गया, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन 2 कितने हो जाएगा बताइए, AO इज इक्वल टू, ठीक है, इनटू क्या आएगा √3/2 इंटू L। ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग का √3/3 इंटू L। इसको और कर सकते हैं हम, √3 नीचे में क्या करेंगे, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब √3 इंटू √3 होता है, ठीक है। L तो एक कट गया, तो क्या बचा हम लोग का लास्ट में 1/√3 इंटू L बचा। समझ में आ गया। अब इसको कहाँ पुट करना है, AO है भाई, ये क्या है AO है, इसमें पुट कर दीजिए। AOA की जगह में मिटा रहा हूँ, लिख के हो गया होगा आपको। तो उसका इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 दे के रखा हुआ था ना, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1 इम्प्लाइसेस, इक्वेशन 1 इम्प्लाइसेस क्या हो जाएगा, F इक्वल टू KQQ बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए 1/√3
1/√3 इंटू एल। अच्छा एल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, तो ये क्या हो गया l/√3। तो ठीक है l/√3, यहाँ पे स्क्वायर आएगी, यहाँ पे ओ एक कैप रहेगा। सोल्व करिए, क्या हुआ k क्यू, ये क्या हुआ l स्क्वायर, और ये क्या होगा रूट, नीचे में 3 होगा, रूट ओवर गायब और ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फोर्स निकालने दिया गया था आपको। अब बाई चांस क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोल देगा, ये क्यू के जगह में 2 कूलम बोल देगा, इसके जगह 5 कूलम बोल देगा, तो और आसान हो गया, वैल्यू पुट करना है बस। और इसका भी बोल दिया, ये 2 सेंटीमीटर बोल दिया, 2 मीटर बोल दिया, तो और आराम हो गया। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन में पता नहीं कैसा दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। एक चार्ज दिया हुआ था तो ईजी हो गया। अच्छा ये कैलकुलेशन ना मैंने पाइथागोरस थ्योरम से करके दिखाया। अब देखिए अगर मैं ना सपोज, ये तो आंसर निकल गया हम लोग का। ठीक है, बस आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये जो AD था ना, ये AD था, AD हम कैसे निकाल सकते हैं आराम से। ये ट्रायंगल ले लीजिए और इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, साइन लगाइए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह में क्या आएगा 60 आएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर कितना है अभी हम लोग का AD। हाइपोटेनस कौन सा है, ये लंबा साइड क्या है AB। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ना। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 और AB इधर आ गया, AB इक्वल टू AD हो गया। सिंपल, AB की जगह मेल डाल दीजिए तो AD निकल गया ना, आसानी से निकल गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ना लगा के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, डाइपोल पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक क्वेश्चन आया था 2020 नीट में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।